नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये 70 बीपीएससी रिवीजन सीरीज का छठा वीडियो होगा, 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें GS2 के बहुत सारे टॉपिक, GS1 के आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन का बहुत बड़ा एरिया मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज का ये जो वीडियो होगा, इसमें हम लोग क्या से पढ़ेंगे बंधुओं, तो इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वैसे टॉपिक जहाँ से गारंटी होती है कि सवाल पूछेगा ही पूछेगा, जैसे कांग्रेस उदारवाद, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, क्या कारण रहे उसके और क्या परिणाम हुआ। उसके बाद से भारत में जो राष्ट्रवाद के बाद कांग्रेस उदारवाद की उपलब्धियां, आलोचना, नेतागण क्या थे, इसको पढ़ेंगे हम लोग। प्राचीन भारत में गुफा कला को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, केव आर्ट जो है ये पहले बीपीएससी में नहीं पूछा जा रहा था। बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर सेक्शन जो है, इसका बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। बिहार स्पेशल में वो लोग मौर्यन से लगातार पूछते हैं, हर साल ही पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते थे। लेकिन गुफा आर्ट जो केव आर्ट है, उसके बारे में पिछले 2 बार से उन्होंने सवाल पूछे हैं। इसको हम लोग डिटेल में ज़रा समझेंगे कि क्या है और किस प्रकार से भारत में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कर लेंगे कि मान लीजिए पूर्वी भारत उन्होंने पूछा है, मान लीजिए पूरे एंशियंट इंडिया में वो पूछ लें कि पूरे प्राचीन भारत में केव आर्ट जो है, गुफाओं में जो कला है, उसके बारे में डिटेल में लिखिए, तो आपको हो सकता है कि लिखना पड़ जाए। इसलिए उसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अगर पूछे एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। ओके, देखिए पहला टॉपिक आज हमारा क्या है, प्राचीन भारत में गुफाओं में कला क्यों बनते थे भाई। क्योंकि गुफा जो थे वो प्राचीन भारत के जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। सभी के पास में पक्का मकान उपलब्ध नहीं होता था, जिसके कारण से प्राचीन मानव जो है वो गुफाओं में रहते थे। लेकिन आप फिर ये बोल सकते हैं कि सर तब तो गुप्त पीरियड में जो बने या फिर उसके बाद के पीरियड में जो बने वो किस लिए बने, तो उसके पर्पस अलग अलग थे। ठीक है, सभी गुफा कला के पर्पस अलग अलग हैं और सबकी समयावधि भिन्न भिन्न है। समय के अलग होने के कारण से उनका उद्देश्य चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहली जो प्राचीन भारत में गुफा आर्ट मिलती है वो है कब की, तो वो है मध्य पाषाण काल के भीमबेटका की गुफाएं। कहाँ पर है ये, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 65-70 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, जहाँ पर हमें प्राचीन आदि मानवों के द्वारा गुफा आर्ट बना हुआ दिखता है, जिसमें जानवरों को शिकार किस प्रकार से कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। लेकिन उसके पश्चात जो बने भारत में गुफा, उसमें कलाओं का जो निर्माण हुआ वो धार्मिक उद्देश्य उसमें दिखता है अधिक। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं, सभी किसी न किसी धर्म और संस्कृति को संजोने के उद्देश्य से बनाए गए थे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में गुफा चित्रकला भारतीय इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे हमारे संस्कृति को, कल्चर को सजोने का काम किया है इसने। जैसे अजंता में केवल क्या है, तो केवल बौद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। लेकिन एलोरा गुफाओं में क्या है, सभी धर्म से संबंधित आपको मिल जाएंगे। ओके, ये चित्र हमारे पूर्वजों के जीवन, उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना कैसा था, कला कौशल कैसा था, हर चीज को दिखाता है। ओके, गुफा चित्रकला मुख्य रूप से गुफाओं में दीवार पर बनाए जाते थे। जैसे स्टोन एज में मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कौन सा, तो भीमबेटका की गुफाएं। अगर आपसे पूछी जाती है कि प्राचीन भारत में गुफा आर्ट के बारे में लिखिए, तो वहाँ पर आपको भीमबेटका की चर्चा करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी भाग में मौजूद गुफा कला के बारे में लिखिए, तो भीमबेटका पूर्वी भाग में मौजूद नहीं है। पूर्वी भाग हो गया बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो उड़ीसा में मुख्य रूप से, बिहार में तो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बिहार में तो कम ही हैं, उड़ीसा में मुख्य रूप से मौजूद हैं केव आर्ट। ठीक है, तो ज़रा इसको देखिए भीमबेटका के बारे में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकलाओं में से एक है। 11th की आर्ट एंड कल्चर की NCERT आती है बंधुओं, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगला क्या है, ये चित्र 30,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पाषाण युग के मानवों की जीवन शैली को दर्शाता है। जीवन शैली का मतलब डे बाय डे क्या उनका लाइफ कैसा था, इसको उन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने भीड़ बना करके जानवरों का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है, बड़े जानवरों का।
तो ये इस प्रकार के चित्रें हमें वहाँ पर दिखती हैं और प्राकृतिक चित्रों, प्राकृतिक रंगों का उपयोग दिखेगा। उस समय तो केमिकल थे ही नहीं। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, युद्ध, जानवरों की आकृति देखने को मिलती है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिख के आएँ अगर पूछा जाता है तो। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। मैप बनाएं, हमेशा ही मैप बना करके दिखाइए कि यहाँ पर है ये भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ पर है ये, और पूर्वी भारत में गुफाएं यहाँ पर है। कृपया करके आर्ट एंड कल्चर के सवाल में या जिस भी सवाल में मैपिंग का स्कोप होता है वहाँ पर अवश्य ही बनाएं, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इन छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है कि गुफा के दीवारों पर अलग अलग बुद्धिज्म से रिलेटेड चित्रों और बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण इसमें किया गया है। जातक कथाएं और अन्य धार्मिक प्रसंग यहाँ पर चित्रित हैं। आपने जातक कथाएं बहुत बार सुनी हैं। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूँ, जातक कथाओं का क्या मतलब होता है? कौन सी कथाएं हैं जातक कथाएं? तो मैं आपको समझा देता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानियाँ, जो उन्होंने उससे, जो भगवान बुद्ध बनने से पहले जो उनका जन्म हुआ था उसकी कहानियाँ हैं दरअसल में जातक कथाएं, या फिर बुद्धिज्म से संबंधित वो कहानियाँ जैसे महात्मा बुद्ध को चमत्कारी स्वरूप में दिखाया गया है। इन चित्रों को प्राकृतिक रंग से बनाया गया जिसमें लाल, पीला, हरा, नीला, काला प्रमुख है। इनका निर्माण 2nd शताब्दी BC से 5th शताब्दी तक हुआ है, यानी कि 2री शताब्दी पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी तक का है, यानी कि गुप्तों के पीरियड तक का आप मान करके चल सकते हैं। एलोरा की गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे पश्चिमी भारत में हैं। पिछली बार 69 BPSC में BPSC ने ये सवाल नहीं पूछा था, ये सवाल नहीं, उसने पूछा पूर्वी भारत की गुफाओं के बारे में, पश्चिमी भारत नहीं पूछा था। एक बच्चे का मैंने जब कॉपी देखा तो उसने गलती से पूर्वी भारत का ये अजंता एलोरा लिख के आ गए थे। ऐसा गलती नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सवालों को पढ़ना है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये बौद्ध, हिंदू और जैनिज्म से संबंधित है। UPSC वालों ने एक बार PT में पूछा था एलोरा और अजंता गुफाओं में डिफरेंस, तो उसमें यहाँ पर अजंता गुफा में क्या है, केवल बुद्धिज्म आपको दिखेगा। अजंता गुफा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा गुफाएं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैनिज्म तीनों से संबंधित हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अजंता कैसे याद रखें? अजंता अकेला, अकेले बुद्ध, अकेले बुद्ध, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज होंगे नहीं तो आप। ये गुफाएं 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई है। यहाँ के प्रमुख कृतियाँ कैलाश मंदिर, अद्भुत है, ये अद्भुत है। दशावतार गुफा और बौद्ध विहारों में देखी जा सकती है। अद्भुत है, ये दोनों गुफाएं भारत की अद्भुत हैं। बाघ गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता गुफाओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इन गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म और जातक कथाओं से संबंधित है। यहाँ की चित्रकला में लाल भूरे रंग का उपयोग किया गया है, लाल और भूरे रंग का उपयोग किया गया है। सिगिरिया गुफाएं, ये गुफाएं भले ही श्रीलंका में स्थित है। एक गुफा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बोनस के तौर पर। ये भले ही श्रीलंका में है सिगिरिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर भारतीय प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग कला में पढ़ते हैं। ये श्रीलंका में स्थित है, लेकिन पर भारतीय कला का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ की चित्रकला गुप्तकालीन भारतीय भित्ति चित्रकला से मेल खाती है। गुप्तों के पीरियड को भारत में प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग किसी युग को क्यों कहते हैं? गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है किसी भी युग को? गोल्डन एरा वो एरा होता है जिसमें देश के वैज्ञानिक स्वरूप, जिसमें देश का सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, राजनीतिक रूप से हम अपने पीक पर होते, उसको गोल्डन एरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी का गुप्त पीरियड जो है उसी का उदाहरण है। इसमें भारत का एकीकरण भी किया था समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के द्वारा। सांस्कृतिक रूप से भी भारत बहुत समृद्ध था। कालिदास जैसे महान विद्वान हुए हैं इस समय में। सामाजिक रूप से भी हम बहुत समृद्ध थे इस समय। धार्मिक स्वरूप भी था, सांस्कृतिक भी था और वैज्ञानिक स्वरूप भी था। बहुत बड़े बड़े विद्वान आपको दिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, बाराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे विद्वान आपको दिखेंगे। देखिए अगला क्या है, गुफा कला की विशेषताएं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग। चित्रों के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लाल मिट्टी, हेमेटाइट, लकड़ी का कोयला, चूने का उपयोग किया गया है। कौन सी गुफाओं की हम लोग बातचीत कर रहे हैं? तो ये जो सिगिरिया गुफाएं हैं उनकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगला देखिए, शिकार, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध, प्रकृति, पशु पक्षियों के चित्रण इत्यादि की गई है। और यहाँ पर संदेश व प्रतीकवाद का अधिक प्रयोग किया गया है।
इन चित्रों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदेशों को व्यक्त किया गया। गुफा कला का महत्व क्या है? गुफा कला हमें प्राचीन समाज की जीवन शैली, धार्मिक विश्वास व सांस्कृतिक परंपरा की जानकारी देती है। हमें कैसे पता चला कि गुप्तों का पीरियड भारत का स्वर्णिम युग रहा है? तो उसमें इन गुफाओं का भी योगदान है। इस गुप्त पीरियड का एक बहुत ही शानदार पेंटिंग है, जिसको अगर आपके पास में किताब होगा उपिंदर सिंह का, उपिंदर सिंह मैम है, मनमोहन सिंह जी की बेटी है उपिंदर सिंह, प्राचीन भारत की उनकी किताब आती है, यूपीएससी के लिए सबसे शानदार किताब है उनकी, बहुत ही अद्भुत किताब है। टेबल पर नहीं है ना तो मैं दिखा देता आपको। उसका फ्रंट पेज देखिएगा कभी, उसका जो कवर पेज है ना उस पर एक पेंटिंग बनी हुई है जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। वो गुप्तों के काल से ही लिया गया और वहीं गुफा से लिया गया है। उसका कलर आज तक वैसा ही चमकता है जैसा गुप्तों के समय में बनाया गया नेचुरल कलर, वो आज तक वैसा ही दिखता है। पद्म पानी बुद्ध का भी एक चित्र है, तो वो अद्भुत है, मतलब कि देख के आप क्षुब्ध हो जाएंगे, इस प्रकार के चित्र हैं, आज भी वैसे ही है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है भाई? तो बुद्ध गुफा का महत्व यही है कि हमें देश के इतिहास के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवा देता है। भारतीय कला और स्थापत्य की प्रारंभिक अवस्था को समझने में मदद करता है। ये चित्र न केवल सौंदर्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी काम करते हैं। हमारे पास ये सारे साक्ष्य हैं, साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। प्राचीन भारतीय गुफा चित्रकला और इतिहास का अनूठा संगम है। कला और इतिहास का अनूठा संगम है। यह भारतीय सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है कि हम कल्चरल रूप से बहुत ही समृद्ध रहे हैं। इसका पुख्ता प्रमाण है हमारे यहाँ की गुफा आर्ट। अब जरा हम पूर्वी भारत में गुफा आर्ट, जो पिछली बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसका जरा अध्ययन करेंगे और डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीपीएससी मेंस में बहुत सारे सवाल, जीएस 1 में तो 80% ज़्यादा सवाल रिपीट ही होते हैं। देखिए क्या है, यहाँ की गुफाएं भी वही चीज़ होगा। इन गुफाओं में भी धार्मिक प्रवृत्ति होगा, प्रतीकवाद होगा, सांस्कृतिक कल्चरल दृष्टिकोण होगा। इन गुफाओं में भी शैल चित्र, रॉक पेंटिंग और भित्ति चित्र शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे पहला कौन सा हो गया? खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं। कहाँ पर है ये? तो गुफाएं उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल के शासन काल में हुआ था। अब मुझे जरा ये बताइए बिना नीचे पढ़े, खारवेल किस धर्म से बिलोंग करते थे, किस धर्म को मानते थे वो? तो खारवेल जैनिज्म को मानते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे। उनके स्वयं किनका होगा? तो जैन धर्म से संबंधित हो। देखिए प्राचीन भारत धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैनिज्म को फॉलो करता था। आपने देखा है कि अंतिम समय में वो दक्षिण भारत चले गए थे, श्रवण बेलगोला, और वहाँ पर जाके संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे, जैनिज्म। उनका पुत्र हुआ कौन? तो बिंदुसार। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया। उसके बाद अशोक प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, शैविज्म को बिलोंग करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। देन उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो इतनी भी ज़्यादा छूट होती थी कि एक ही घर में पिता किसी और धर्म को मान रहे हैं, पुत्र किसी और धर्म को मान रहे हैं। ये छूट क्या आज है? क्या आज आपके पिता बुद्ध और आप हिंदू धर्म में पूजा पाठ कर सकते हैं? या फिर आप हिंदू धर्म के हैं, आपके पिता और आप बुद्धिज़्म जैनिज्म को फॉलो कर सकते हैं क्या? मुश्किल होगा। लेकिन ये आसान क्यों था? क्योंकि ये सभी धर्म एक दूसरे से संबंधित ही हैं, अलग नहीं हैं। उन्होंने उस समय इसको अलग अलग करके नहीं देखा, हमने आज देखा है अलग अलग करके। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यहाँ गुफाओं में जैन तीर्थंकर, साधु और विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ खुदी हुई है। हाथी गुम्फा क्यों लिखते हैं हम लोग? ये उड़िया भाषा का शब्द है जिसमें गुफा को गुम्फा कह देते हैं हम लोग। हाथी गुफा शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है, जो राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष, ये शब्द भी हमें खारवेल की गुफाओं से ही मिलता है। भारतवर्ष यानी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अभिकल्पना का पहला प्रमाण जो हमें मिलता है वो इन्हीं गुफाओं से मिलता है, खारवेल की गुफाओं से ही मिलता है। रानी की गुफा है, में सुंदर नक्काशी भित्ति चित्र हैं, तत्कालीन समाज की झलक देते हैं। पहला हो गया पूर्वी भारत का, पहला हो गया मैप बनाया, ये रहा उड़ीसा राज्य, यहाँ पर भुवनेश्वर, तो ये हो गया पहला गुफा। सीतानेश्वर की गुफाएं, यह गुफा उड़ीसा के क्योंझोर जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण ब्राह्मी शिलालेख पाया गया है जो प्राचीन भारत की लिपि और भाषा को समझने में मदद करता है। यहाँ रॉक पेंटिंग और कुछ मूर्ति कला के भी उदाहरण मिलते हैं। महादेवलिंगा गुफाएं, इसको कहा जाता है, ये झारखंड में स्थित है। महादेवलिंगा गुफा
सामान्य भाषा में बोलते हैं महादेव गुफा, इसको बोलते हैं महादेव गुफा। झारखंड में स्थित इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला के शानदार उदाहरण मिलते हैं और आदिवासी कल्चर, मूल निवासी कल्चर जो है उनसे जुड़े हुए प्रथाएं भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सूर्य पहाड़ गुफा असम के गोलापारा में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर ये तीनों धर्म से बिलोंग करते हैं। देखिए, एलोरा की गुफाएं और सूर्य पहाड़ की गुफाएं, ये दो गुफाएं अभी तक हमें मिली हैं जिसमें तीनों धर्म मिले हैं हमें प्रमुख रूप से, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। बाकी की गुफाएं हमें किसी एक धर्म से बिलोंग मिलती है। जैसे हाथी गुफा मुख्य रूप से जैनिज्म को बिलोंग करते हैं, मुख्य रूप से जैनिज्म को बिलोंग करते हैं वो। आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैन धर्म से जुड़े हुए जो अपलेख हैं यहाँ पर, जैन तीर्थंकर साधुओं और विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हुई है, लेकिन मुख्य जो इसका हिस्सा है वो क्या है, तो जैनिज्म से है। कौन सा, तो हाथी गुफा। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य पहाड़ गुफाएं हैं इसमें भी हमें तीनों को मिलता है, असम में है ये। अगला है पाथालगढ़ी गुफाएं। पाथालगढ़ी या झारखंड उड़ीसा कुछ इलाकों में पाई गई गुफा चित्रकला है। यह चित्रकला मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और शिकार के दृश्यों को दिखाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। और पूर्वी भारत की गुफाएं जो हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, जैनिज्म, बौद्धिज्म और हिंदू धर्म के मिलते हैं। और कौन से छूट गए, कुछ छूटे क्या? पूर्वी भारत में बिहार का तो बताया ही नहीं मैंने गुरु, बताऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा, बिहार का अलग से बताऊंगा। ठीक है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग मिट्टी, कोयला, चूना और लाल वाले जो रंग होते हैं उनका उपयोग किया गया है। समाज और संस्कृति का चित्रण, तात्कालीन जीवन शैली, युद्ध, शिकार, मतलब गुफा में क्या बनाएंगे, वो देवी देवताओं को बनाएंगे, अपने जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को बनाएंगे, तो यही किया जाता है। नक्काशी और मूर्ति कला भी हमें देखने को मिलता है। बिहार के जरा केव आर्ट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर गया हूँ, मैंने इसको देखा है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन थोड़ा सा एक शिकायत भी है कि जिस हिसाब से जितना प्राचीन और जितना महत्व का है ना, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी अवसंरचना आपको नहीं मिलेगा। आप भरी दोपहरिया में यहाँ पर फंस सकते हैं। बिहार प्रमुख गुफा कला स्थल है ये। बाराबर और नागार्जुन की गुफाएँ सम्राट अशोक के समय में बनाया गया था। आप सोचिए कितना पुराना होगा ये, और आज भी है, हमने इसको केयर नहीं किया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा है यहाँ पर, ये बहुत ही सुंदर सा है, हॉल जैसा है, ये एक हॉल जैसा दिखेगा आपको, लेकिन ये आसान नहीं है। आज के समय में आपको आसान लगेगा, उस समय का सोचिए जब हमारे पास कुछ भी तकनीक नहीं था। स्थान जहानाबाद जिला, बिहार। समय मौर्य काल, 3rd सेंचुरी BC। जहानाबाद है लेकिन नज़दीक पड़ता है गया से। मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है ये गया से नज़दीक पड़ता है। निर्माता सम्राट अशोक, उनके पुत्र दशरथ। मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय, बौद्ध और जैन धर्म से बिलोंग करता है, धार्मिक प्रभाव है ये। विशेषताएं, भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं। बराबर गुफाएं भारत की सबसे पुरानी शिलाचित्र गुफाएं मानी जाती है। आजीवक संप्रदाय क्या होते हैं, आजीवक कौन होते हैं? मखली पुत्र गोसाल, इनका नाम है, संत जी का नाम है जिन्होंने इस धर्म को स्थापित किया था, मखली पुत्र। क्या है इसकी खासियत? आजीवकों का कहना है कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो लिखा हुआ है वो हो करके रहेगा। भाग्यवादी इनको कहा जाता है, जो लिखा हुआ है वो हो करके रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि लिखे हुए को आप नहीं टाल सकते हैं। आजीवक संप्रदाय उसी के मानने वाले लोग होते हैं कि हर चीज़ कल क्या घटित होगा ये पहले से फिक्स है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या ये लोग मूर्ख थे? बिल्कुल भी नहीं। एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा, टाइम डायलेशन का, जिसमें इस सिद्धांत को पुष्ट किया गया है, आजीवक संप्रदाय के सिद्धांत को, कि भाग्य में जो लिखा हुआ है, यानी कि भविष्य भी हमारा पहले से तय है, हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, भविष्य भी पहले से तय है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कभी गौर से अभी तक के अपने जीवन को देखिएगा बैठ करके कि आप जब आज यहाँ पर हैं, जहाँ पर भी हैं, उसमें आपने कितना कुछ किया है, ये अपने आप होता आया है, आपको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में ये चीज़ तो प्रूव हो ही जाएगा कि पहले से ही सब चीज़ फिक्स होती है। भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं भारत की सबसे पुरानी शिला चित्रित रॉक कट गुफाएं मानी जाती हैं। प्रसिद्ध गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, इनमें सुंदर रूप से नक्काशीदार प्रवेश द्वार है, अंदर चिकनी दीवार, मौर्यकालीन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है।
सुदामा गुफा या अशोक द्वारा आजीवक भिक्षुओं को दी गई थी। इनकी सतहें अत्यधिक चमत्कार हैं। मौर्य पॉलिश कहा जाता है। मौर्य पॉलिश मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। मौर्य पॉलिश का तात्पर्य होता है बिल्कुल साइन, जिस प्रकार से आप बूट पॉलिश करते हैं तो चमक रहा होता है ना, कुछ कुछ उसी प्रकार से मौर्य पॉलिश चमकता है। बिल्कुल काले पत्थर पर तो और अच्छा चमकता है वो। कार्टिक और गोपी गुफाएं, यहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान और ध्यान साधन के लिए बनाए गए थे। लिपि व लेख, ब्राह्मी लिपि के शिलालेख यहाँ पर पाए गए हैं। सोनभद्र की गुफाएं राजगीर, नालंदा जिला बिहार, गुप्त काल के बनाए गए हैं। धार्मिक प्रभाव मुख्य रूप से जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य कला, ये गुफाएं ग्रेनाइट पत्थरों को काट करके बनाया गया है। रहस्यमय द्वार, ऐसा माना जाता है इन गुफाओं में एक छिपा हुआ द्वार है जो गुप्त खजाने की ओर जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ये सच है या झूठ मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा। शिलालेख और चित्रकला, दीवारों पर कई प्रकार के शिलालेख और चित्र मिले हैं जिनमें तात्कालीन जीवन शैली को दिखाया गया होगा। अगला है कौन सा? तो व्यवहार की गुफाएं। ये कहाँ पर है? राजगीर, नालंदा जिला बिहार में है। बुद्धिज्म से संबंधित है। और क्या है ये? तो भगवान बुद्ध के जुड़े हुए प्रवचन यहाँ पर दिए गए थे। भगवान बुद्ध का प्रवचन स्थल कहा है तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रवचन दिया था, इसीलिए फेमस है व्यवहार की गुफा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चला क्यों बीपीएससी ने पूछा कि पूर्वी भारत की गुफाओं के बारे में बताइए, क्योंकि बिहार में ही इतने सारे हैं। शिलालेख और भित्ति चित्र में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र और शिलालेख पाए जाते हैं। और सुरंगनुमा गुफा का संरचना है ये। अगला है गुन्हिया गुफा, ये गया में है, स्थान गया बिहार। बौद्ध और हिंदुइज्म से बिलोंग करता है ये। बौद्ध और हिंदू धर्म के यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। और प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है ये। गुफाएं प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं जिन्हें बाद में ध्यान साधन और धार्मिक गतिविधि के लिए विकसित किया गया। इनका विशेषता क्या है बिहार की गुफाओं का? तो मौर्यकालीन प्रभाव। मौर्यों के बाद बिहार में किसी ने भी गुफाओं का निर्माण नहीं किया है मुख्य रूप से, अगर आप देखेंगे ना। उसके बाद जो गुफाएं आपको इतने सारे मैंने पढ़ाए ना, वो नेचुरल केव हैं कई सारे, कि नेचुरली ही थे। पठारी एरिया है, चूँकि बिहार में गया और राजगीर का एरिया में थोड़े बहुत पठार आपको दिखेंगे, तो नेचुरल रूप से थे। उसको उन्होंने धार्मिक पर्पस के लिए उपयोग कर लिया, ठीक ना। शिलालेख और लिपियाँ, धार्मिक महत्व बौद्ध जैन हिंदू धर्म से जुड़े हुए। मौर्य पॉलिश दिखता है, साधन स्थल के रूप में आपको दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आज का। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। कौन सा टॉपिक है? तो 1917 के चंपारण आंदोलन का महत्व आपको पूछा गया है। चंपारण आंदोलन का महत्व आपसे पूछा गया है। देखिए एक चीज़ मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका ले उदाहरण। तो दूध का उदाहरण ले लेते हैं। आपसे पूछा गया कि दूध की विशेषता के बारे में लिखिए और दूध के महत्व के बारे में लिखिए। बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इतने छोटे से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। दूध की विशेषता क्या है? ये वाइट कलर का है, लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब कि लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दो विशेषता मैंने बताया है, मीठा हो सकता है ना, हल्का सा मीठापन हो सकता है। गाय का दूध होगा तो हल्का सा पीलापन हो सकता है। ये क्या है इसकी? ये क्या है? बाहरी स्वरूप है, बाहरी स्वरूप है, विशेषताएं हैं ये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दूध की महत्व क्या है? महत्व क्या है इसका? तो भाई पोषण के लिए परम आवश्यक माना जाता है, कंप्लीट डाइट माना जाता है इसको। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनकी पोषकता को पूर्ण करता है, ये कंप्लीट बना देता है। इसमें तरह तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। ये क्या हो गया? इसका महत्व हो गया। आपने समझा? जो बाहरी है आवरण वो क्या है? तो उस आंदोलन का महत्व होता है, आंदोलन की विशेषता होती है। जैसे आंदोलन कितने दिनों तक चला, कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किस जगह पर हुआ, ये सारी क्या है? तो उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। महत्व क्या है? उसका लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या इम्पोर्टेंस रहा भाई, क्या उसने इम्पैक्ट डाला, ये उसका महत्व है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि महत्व क्या है और विशेषता क्या है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। विशेषता मुख्य रूप से बाहरी आवरण होता है, वहीं पर महत्व उसके अंतर्गत जो क्या प्रभाव पड़े हैं उसका अध्ययन हम लोग दरअसल में करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने क्या अपना प्रभाव छोड़ा है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, चंपारण आंदोलन का महत्व विस्तृत बिंदुओं और उनकी व्याख्या के साथ निम्नलिखित में दिए गए हैं। चंपारण आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा, 1917
भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह है। तिनकठिया प्रथा से पीड़ित थे। तिनकठिया मतलब अगर आपके पास में 20 कट्ठा है, 20 कट्ठा का मतलब क्या होता है, बिहार में 1 बीघा होता है, ठीक है। तो 3 कट्ठा हम किस में से, 20 कट्ठे में से आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी को कहा जाता है 3 कठिया। कठिया का मतलब नहीं पता चल रहा होगा बच्चों को, यही होता है इसका मतलब 3 कट्ठा। 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठे का अगर आपके पास में ज़मीन है तो 3 कट्ठे पर आप खेती करेंगे। अगर आपके पास 10 कट्ठा होगा तो 10 कट्ठा होगा तो यानी आधा है, तो यानी कि 1.5/10 कर दीजिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ आपको कि इस समानुपात में आपको नील की खेती सभी किसानों को करनी पड़ती थी। उसके कारण से वहाँ पर क्या हुआ, तो किसानों के साथ शोषण हो रहा था। बाकी सारे कारण आपको पता है। सवाल में अगर आपसे पूछा जाता है कि नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन के कारण के बारे में लिखिए, विशेषता के बारे में लिखिए, तो कृपया करके कारण और विशेषता को लिखें। आपसे पूछा जाता है नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन के प्रभाव के बारे में लिखें, महत्व के बारे में लिखें, तो कृपया करके महत्व के बारे में डिटेल में लिख करके आएँ। सवाल में जो पूछा जा रहा है उसी को लिखें। आपसे पूछा गया है महत्व को लिखना है और आप लिख के आ रहे हैं वहाँ पर चंपारण आंदोलन के कारण, तो आपका आंसर सही नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं। अगर आपसे महत्व पूछा गया है शॉर्ट फॉर्मेट में, शॉर्ट आंसर में, इसलिए बता रहा हूँ, परम आवश्यक है, सुन लीजिएगा, मुझे भी है कि भाई सारा कंप्लीट करना है। अगर आपसे शॉर्ट आंसर पूछा गया महत्व, तो इंट्रो में 2 लाइन में इसके सारा कुछ बता दें, 2 लाइन में कि इस कारण से इस जगह पर ये आंदोलन हुआ था, बस। उसके बाद पॉइंट बनाएं, सारा महत्व लिख दें। शॉर्ट आंसर में अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि शॉर्ट में आपको 100-120 शब्दों में आपको आंसर कंप्लीट करना होता है, जो कि आसान नहीं होता है। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में यही सेम सवाल पूछ लिया जाता तो आंसर बदल जाएगा। वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, और इसके क्या महत्व रहे हैं, उसके बाद फिर हेडिंग बना करके लिखिएगा। इस प्रकार से अलग अलग सवालों को अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। अब जरा हम लोगों ने यहाँ पर इसको महत्व पढ़ना है, क्योंकि कारण वगैरह आपको पता ही है, उसका मैं रिवीजन नहीं करवाऊँगा। चंपारण बिहार में है। अंग्रेज नील बागान मालिकों किसान को 3 कठिया प्रथा के कारण से वहाँ पर शोषण हो रहा था। बिहार का मैप बना करके जरूर दिखाएं कि चंपारण कहाँ पर है, जब भी इस प्रकार के आंसर लिखते हैं तो। वहाँ किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीन का एक निश्चित हिस्सा 3/20 इस खेती के लिए देना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता था। गांधी जी ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, किसानों को मुक्त करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। पहला क्या है, किसानों पर शोषण का अंत की शुरुआत यहीं से हुआ, ये इसका पहला बड़ा महत्व है। यूपीएससी ने 2019 ईस्वी में एक सवाल पूछा था प्रीलिम एग्जाम में कि चंपारण आंदोलन का महत्व क्या है। 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 में से एक शुरू करना था कि किसानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला प्रवेश माना जाता है चंपारण आंदोलन के साथ में। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन इसके पश्चात किसानों की भूमिका आपको आंदोलन में बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके पश्चात देश में बहुत सारे किसान संगठन बनते हैं। अवध किसान सभा आप पढ़ते होंगे, इस प्रकार के जो किसान सभा बनते हैं वो सब इसके बाद ही बने हैं। किसानों को राष्ट्रीय पटल पर लाने का श्रेय महात्मा गांधी जी को दिया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उससे पहले भारत ने अपने 4000 वर्षों के इतिहास में कभी सत्याग्रह जैसी चीज़ नहीं देखी थी किसी अताताई के खिलाफ में, कि हमारे पास ये भी हथियार हो सकता है कि हम भूखे रहेंगे, हम अपने प्राणों की बलि दे देंगे अगर आपने हम पर अत्याचार किया तो। ये बड़ा ही अद्भुत चीज़ था कि आपने अगर हमारा शोषण किया तो हम यहाँ पर भूखे रह करके प्राण दे देंगे। तो ये जो दबाव की राजनीति है, पहली बार सत्याग्रह का हमने यहीं पर अनुभव किया, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात से। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सफलता गांधी जी ने भारत में लागू किया। चंपारण उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का उपयोग करके अंग्रेजों से बातचीत की और किसानों की मांग को मनवाया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रभावी हथियार बन गया। ये बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर सफल उपयोग किया गया इसका। जनता में राजनीतिक चेतना का उदय। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी भी ग्रामीण स्तर के मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया था। इससे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो माना जाता था कि शहरी वर्ग का कांग्रेस है, शहरी वर्ग का दल है, शहर के लोगों का आवाज़ उठाती है। लेकिन इसके पश्चात से उसने ग्रामीण स्तर के मुद्दों को भी उठाना शुरू किया। पहली बार जो गांव की जनता, ग्रामीण जनता जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी और आंदोलन के बेस में विस्तार हुए, आधार का विस्तार हुआ।
और अधिक लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, वो चंपारण से ही शुरुआत हुई है। जनता में राजनीतिक चेतना का उदय यही होता है कि हम शोषित हैं और हमें लड़ना पड़ेगा। ये बहुत कम लोगों को उस समय पता था। भारत की आबादी में 10 लाख लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जबकि शोषण तो पूरे देश का हो रहा था, है ना। तो ये जो राजनीतिक चेतना का उदय है उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान माना जाता है। और कांग्रेस के आधार का विस्तार हुआ, जनाधार का विस्तार हुआ, जनता कांग्रेस से जुड़ती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव चंपारण और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ करके कि स्थानीय मुद्दा, किसानों का, चंपारण का स्थानीय मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बनना चाहिए, तब जाके हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिहार का मुद्दा बिहार में रहे, चेन्नई का मुद्दा, मद्रास का मुद्दा मद्रास में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये फील नहीं करेंगे कि हम सबको सताने वाले लोग एक ही हैं, ये पूरा भारत एक देश है, तब तक हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, उनके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। ये चीज़ यहीं से जन्म होता है। कानूनी और प्रशासनिक सुधार, पहली बार किसी ने गांधी जी को बोला कि आप चंपारण मत आइए, उन्होंने बोला हम आएंगे, गए। उन्होंने बोला कि आप इनका समर्थन मत कीजिए, उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने बोला कि हम आपको जेल में बंद कर देंगे, बोला बंद कर दो यार। आपको मैं ये बता रहा हूँ, उससे पहले भारत में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेजी सरकार की आज्ञाओं का अवहेलना कर सके। लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार को, गांधी जी को उस समिति में भी शामिल करना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा, शोषण से मुक्त करने का प्रयास करना पड़ा अंग्रेजों को। पहली बार ऐसा भारत में हो रहा था। इस अधिनियम तीनकठिया प्रथा को समाप्त किया, किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने की प्रथा पर रोक लगाई। यह गांधी जी के बातचीत और दबाव की रणनीति की जीत थी, जिसे प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है। गांधी का नेतृत्व और लोकप्रियता, इस आंदोलन गांधी जी को जननायक के रूप में स्थापित किया गया। गांधी किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन, उनके साथ खड़े रहे। इससे उनकी छवि एक साधारण वकील से महात्मा बदल गई और इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके पश्चात से महात्मा की उपाधि दी थी। टैगोर साहब ने इनको उपाधि दी थी महात्मा की। अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन पहली बार हुआ कि अहिंसा के माध्यम से भी आप, सत्याग्रह के माध्यम से भी इतने बड़े शत्रु को, जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता है, पूरे पृथ्वी पर राज करने वाले अंग्रेजों को आप झुका सकते हैं अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा। ये चीज़ सिद्ध हो गया। और क्या है, तो भारतीय नेताओं का उदय, बहुत सारे भारतीय नेताओं का उदय हुआ। ये सारे जो युवा थे उस समय, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इस जैसे नेता आगे जा कर के राष्ट्रीय आंदोलन को संभालेंगे। इन सभी का पूरा पीढ़ी तैयार हो गया एक आंदोलन से। तो ये था किसका, चंपारण का महत्व। अगर आपसे महत्व पूछा जाता है तो कृपया करके महत्व लिखें। अगर आपसे उसका कारण पूछा जाता है, परिणाम पूछा जाता है, कृपया वही लिखें। इसकी आलोचना कैसे की जाती चंपारण आंदोलन की उपलब्धियों की, कि पूरे देश के किसानों का मुद्दा हल नहीं हुआ। वास्तविक रूप से वहाँ के किसानों के जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, केवल बिहार तक ही ये सीमित रहा। इसका प्रभाव बाहर के जगहों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कुछ आलोचनाएं भी की जाती है चंपारण के लिए, चंपारण के आंदोलन का। आपसे पूछ सकता है क्रिटिकली एनालाइज चंपारण आंदोलन, तो इसमें इस प्रकार के 2-3 शब्दों को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, उदारवाद था टॉपिक, लेकिन उदारवाद से पहले का एक टॉपिक है राष्ट्रवाद के विकास के कारण, क्योंकि राष्ट्रवाद के पेट से उदारवाद का जन्म होता है। इस प्रकार के लाइन कैसे सोच लेता हूँ मैं, कहाँ से आ जाता है ये। सवाल हो सकता है गुरु, सवाल हो सकता है कि राष्ट्रवाद से उदारवाद का जन्म हुआ, उदारवाद ने आगे के लिए उग्रवाद और बाकी विचारधाराओं को फलने फूलने का समय दिया। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने जिक्र किया खारवेल की गुफाओं के बारे में, मैंने आपको बताया कि खारवेल की गुफाओं में भारतवर्ष नाम का हमें एक शब्द मिलता है। फिर आचार्य चाणक्य आते हैं कहाँ से, तो भाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी से आते हैं और लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हमें भारत राष्ट्र को बचाना पड़ेगा। तो राष्ट्र की अभिकल्पना तो बहुत पहले से चली आ रही थी भारत में, लेकिन वो कमज़ोर हो गई थी। कब कमज़ोर हो गई, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एरा, देन उससे पहले राजपूत काल, और वर्तमान में तो आज़ादी के ठीक पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले भारत में राष्ट्र की अवधारणा कमज़ोर हो गई थी। क्या इसका कोई प्रमाण है सर? है, बिल्कुल है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसका एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें सभी का एक लक्ष्य तो था कि दिल्ली चलो, लेकिन सबके कारण अलग अलग थे। कोई अपने झांसी के लिए था, तो किसी को अपना अवध बचाना था, किसी को अपना लखनऊ बचाना था, किसी बाबू कुंवर सिंह जी को अपनी जमींदारी की थी। लेकिन शत्रु सबके एक थे, लेकिन एकता फिर भी स्थापित नहीं हो पाई। जो हम 1857 की आलोचना करते हैं तो उसमें यही सब पॉइंट बोलते हैं। क्या ऐसा है क्या?
थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया। भारत एक देश हमेशा से रहा। भारत में कोई भी राजा बना ना, चाहे वो मुगल पीरियड बना हो, चाहे दिल्ली सल्तनत बना हो, चाहे राजपूत काल में, सबका जीवन का एक उद्देश्य होता था। क्या उद्देश्य होता था कि इस देश में हमें पूरे देश पर राज करनी है। मराठा आए या कोई भी आए, पूरे देश पर हम लोगों को राज करना है। तो क्यों रहता था भाई? क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं कि ये पूरा देश एक ही है, हमें इस पर राज करना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ ही कर पाए। बाकी राष्ट्रवाद के बारे में डिटेल में समझा। तो राष्ट्रवाद की जो विकल्पना है कि हम एक राष्ट्र हैं और भारत जो एक पूरा देश है वो एक राष्ट्र है, और ये अवधारणा धीरे धीरे करके फिर से विकसित हुई। एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं, नाम उनका मैं भूल गया हूँ, बहुत ही फेमस इतिहासकार, बी एल ग्रोवर की किताब पढ़िएगा। उन्होंने लिखा कि भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को, भारत के टूटे फूटे शरीर को अंग्रेजी जंजीर ने तब तक जकड़ के रखा जब तक कि सारे अंग हमारे जुड़ नहीं गए। कि राष्ट्रवाद में किस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियों ने मदद किया विकास होने में, न चाहते हुए भी विकास हुआ, उसका एक आपको उदाहरण मिलता है। सवाल भी पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद जो है, भारतीय राष्ट्रवाद की अभिकल्पना, वो अंग्रेजों की अनचाही संतान है, अंग्रेजी नीतियों के अनचाही संतान है। इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा शुरू की पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता जैसे विचारों से परिचित करवाया। इस विचार से हम पहले भी परिचित थे, लेकिन आधुनिक जो पश्चिमी राष्ट्रवाद की अभिकल्पना है उससे हम परिचित हुए। हमें बहुत सारे फ्रांसीसी क्रांति और इस प्रकार की क्रांतियों पढ़ने की मिली, और इसमें राजा राम मोहन राय जी का नाम आप ले सकते हैं। बहुत सारे आपको जिस प्रकार के महान समाज सुधारक हुए हैं उनके नाम भी लेने चाहिए। शिक्षित भारतीय राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी ने विचारों को ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण विवरण, जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत, कि आपका धन कैसे बाहर जा रहा है, कैसे भारत का शोषण हो रहा है, ये हमें किसने बताया? तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। भारी कर उद्योगों का विनाश ने भारतीय राष्ट्रव्यवस्था को नष्ट किया, और इससे भी भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूती मिली है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, बहुत सारे ऐसे आंदोलनों का आप नाम लिख सकते हैं। भारतीय आंदोलन जो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि न केवल वो अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। धार्मिक सुधार आप पढ़ते हैं, जातिगत सुधार आप पढ़ते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप पढ़ते हैं, स्त्री सुधार आप पढ़ते हैं। तो ये क्या है? तो भारत के अंतर्गत जो बुराइयां हैं, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, उससे भी हम लड़ रहे थे और अंग्रेजी सरकार से भी हम लड़ रहे थे। ये अद्भुत तरीके का अपने देश में आंदोलन में देखने को मिलता है। मैंने इस प्रकार का एक निबंध दिया था एक बार बच्चों को लिखने के लिए, तो उसमें आप इन चीज़ों के जिक्र कर सकते हैं। इन्हें भारतीयों का आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव जागा और राष्ट्रवाद का आधार बना है ये जाकर के कि हम बाय बॉर्न स्लेव नहीं थे, हम जन्मे ही इसीलिए नहीं कि ताकि हम गुलाम रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय लोक इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। जब हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। उसके पश्चात से जब हड़प्पा और इन सब सिविलाइजेशन की खोज होती है, जब अपना वैदिक इतिहास पढ़ते हैं, जब हमें मौर्यों का इतिहास पता चलता है, गुप्तों का इतिहास पता चलता है, तो हमें मालूम होता है कि हमारा जो इतिहास है वो स्वर्णिम रहा है। हमारा वर्तमान भले कमज़ोर है, लेकिन भविष्य भी हमारा स्वर्णिम होगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके द्वारा हमने ये प्रूव किया कि व्हाइट सुपरमेसी नहीं है। ऐसा नहीं कि गोरे लोगों को हराया नहीं जा सकता। अगर हम एकजुट हों और सही रणनीति से लड़ें तो हम इन गोरे लोगों को भी हरा सकते हैं। प्रशासनिक एकीकरण, ब्रिटिश शासन ने रेलवे के द्वारा भारत को जोड़ने का काम किया। रेलवे केवल यात्री नहीं बल्कि विचारधारा और कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, भाषा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। इंग्लिश भाषा का भी इसमें योगदान है। तमिल भाषी लोग बंगाली भाषी लोगों से कैसे संवाद करते, एक अंग्रेजी कॉमन भाषा के रूप में उभरी। उस कॉमन भाषा ने भी राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान दिया कि दो अलग अलग रीजन से आने वाले भारतीय अपने संवादों को एक कॉमन भाषा में एक दूसरे के समक्ष रख रहे थे, जिसके द्वारा वो संवाद कर पा रहे थे। नहीं तो बांग्ला अलग है, तमिल अलग है, मराठी अलग है। तो इस संवाद के कारण से भी राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। रेलवे के कारण से होता है, संचार के कारण से होता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से करीब आए हैं। रेलवे का न केवल राष्ट्रवाद में बल्कि जाति प्रथा को कमज़ोर करने में भी परम योगदान माना जाता है कि एक सीट पर हो सकता है कि इससे पहले कोई ऐसी समुदाय के लोग वहाँ पर बैठे हों, अभी जनरल वर्ग बैठेगा। सीट पर बैठने से पहले आप ये नहीं देखते कि इस पर कौन बैठा हुआ था, जिसने जाति और धार्मिक विभाजन जो क्रिएट हो रहा था भारत में, उसको भी कमज़ोर किया है।
नस्लीय भेदभाव, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि भाई अंग्रेजी लोगों पर अंग्रेजी जज ही फैसला सुनाएंगे। तो ये जो था, इससे हमें ये पता चला कि अंग्रेज हमारे कोई हितैषी नहीं है, ये हमें हीन दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद नस्लीय भेदभाव को उजागर कर देता है। इससे भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होने की भावना जागती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, गैरीबाल्डी, मैजनी का आपने नाम सुना होगा, ये इटली के क्रांतिकारी हैं, इटली के क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। इनसे प्रभावित लोगों में आप लाला लाजपत राय का नाम लिख सकते हैं, आप विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम लिख सकते हैं। सावरकर पर जो भी चीज़ें आज बोली जाती हैं सब कुछ रब्बिश है, बेकार है। अगर कोई कुछ बोलता है उस तरह का तो मान लीजिए कि उसका जो आईक्यू लेवल है बिल्कुल लो है, कभी जीवन में किताब से दर्शन नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में हर हिस्सा अलग अलग होता है। आप किसी व्यक्ति के जीवन के एक ही हिस्से को लेकर अगर बातें करने लग जाते हैं तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, निंदनीय है। सावरकर पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला है, और किसी ने भी नहीं बोला, पहले भारतीय हैं। अभिनव भारत जैसे संगठन बनाए। मैजनी और गैरीबाल्डी के जीवनी जो है वो लोगों तक प्रसारित करने में भी योगदान दिया है उन्होंने। मैजनी और गैरीबाल्डी कौन है? इटली के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, इटली के एकीकरण करने वाले लोग हैं ये। तो इटली के एकीकरण है दरअसल में, इटली में राष्ट्रवाद के प्रणेता बने ये, तो उनका नाम आता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। इटली और जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बिस्मार्क। क्या नाम आता है? बिस्मार्क। हम लोग कह देते हैं ना कि सरदार पटेल जो है वो भारत के बिस्मार्क हैं, कहते हैं ना। तो उसका क्या मतलब होता है? बिस्मार्क जो था, जर्मनी के टूटे हुए जर्मनी को जोड़ जोड़ करके एक करके जर्मन राष्ट्र की अभिकल्पना को मजबूत किया था उसने। आयरलैंड की स्वतंत्रता के उदाहरण है हमारे पास, जिससे हमने सीखा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। कितनी ही बार मैंने आपको समझाया है, कितनी ही बार लिखवाया है मैंने बच्चों से सवाल कि कांग्रेस का जन्म जो है वो एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत पहले से प्रयास चले आ रहे हैं। तो यही वो राष्ट्रवाद है जिसके फल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और अलग अलग राजनीतिक संगठन बनते जाते हैं। फिर उन्हीं सब राजनीतिक संगठनों से हमें ये विचार मिलता है कि पूरे देश स्तर पर एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए। भारतीय पहचान का निर्माण होता है इससे, एक राष्ट्र की भावना जागती है हमारे अंदर। भारत माता की अवधारणा लोकप्रिय हुई। बाल गंगाधर तिलक भारत के राष्ट्रवाद में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। भारत के राष्ट्रवाद की वृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव सांकेतिक रूप से उन्होंने शुरू किया था कि दो लोगों को सांस्कृतिक रूप से एक किया जाए। कल्चरल रूप से हम एक हैं, जाति प्रथा भेदभाव हर चीज़ को हम भूल करके एक जगह इकट्ठा होकर के हम स्मरण करें, शिवाजी का स्मरण करें, गणपति का स्मरण करें, जिससे क्या हो, लोगों में एकीकरण हो। राष्ट्रवाद के लिए बहुत परम इसका योगदान माना जाता है। ये सांस्कृतिक एकीकरण के लिए पहलू चलाया गया था। स्वदेशी और सुशासन की मांग, राष्ट्रवाद ने स्वदेशी वस्तु उपयोग, सुशासन की मांग को बढ़ावा दिया। युवाओं को प्रेरित किया कि ये देश है भारत देश, ये एक देश रहा है। इसमें से एक चीज़ छूट गया, साहित्य का योगदान। साहित्य का योगदान जिसमें हम बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यों के बारे में पढ़ते हैं, आनंद मठ के बारे में पढ़ते हैं, स्वदेश गीतम के बारे में पढ़ते हैं, गीता रहस्य के बारे में पढ़ते हैं। गीता रहस्य की क्या खासियत है? अब बात छिड़ ही गई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सॉरी अगर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ तो। गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। उससे पहले ये बताया जाता था, गीता का जो एक्सप्लेनेशन किया जाता था उससे पहले, भगवत गीता का, वो ये किया जाता था कि हम भाग्यवादी लोग हैं, हम कर्म मत करो, जो होगा देखा जाएगा, कर्म की चिंता करते, कर्म की चिंता मत करो, केवल फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। मतलब एक प्रकार से भारतीयों की स्थिति को कमज़ोर और साधुवाद और संन्यास से जोड़ करके देखा जाता था। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसको एग्रेसिव अप्रोच में एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे, उसके पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। और कर्म ये है हमारा कि हम अभी गुलाम हैं, तो हमें आज़ादी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो गीता का जो एग्रेसिव अप्रोच वाला एक एक्सप्लेनेशन है जो कि परम आवश्यक होता है, जो कि आपको संन्यास की तरफ नहीं बल्कि मानवीय जीवन की तरफ में लाता है, आपको आपका जो जीवन है उसको जीने के लिए मजबूर करता है, ना कि आपको संन्यास लेने के लिए करता है। उस अवधारणा को गीता रहस्य में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसीलिए तो इनसे घृणा करते थे अंग्रेज, क्योंकि लोगों के जन जागरण के लिए काम करते थे। स्वदेशी स्वशासन की मांग की अवधारणा, उग्रवाद का उदय होता है इसके पश्चात से, किसान और मजदूरों की भागीदारी बढ़ती है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है, ब्रिटिश नीतियों में भी बदलाव देखने को हमें मिलते हैं।
राष्ट्रवाद की विशेषता रही, फिर राष्ट्रवाद से सबसे पहले उदारवाद का जन्म होता है, उदारवाद के पश्चात हम लोग उग्रवाद की तरफ में बढ़ते हैं और कांग्रेस का फिर जन्म होता है जिसमें उग्रवाद, उदारवाद, साम्यवादी, समाजवादी सब इकट्ठे हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 के पश्चात में। तो ये था आपका उदारवाद का टॉपिक। अब राष्ट्रवाद का टॉपिक, अब जरा उदारवाद के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे शॉर्ट में, क्योंकि उदारवाद से सवाल पूछा जाता है, हर साल एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। कांग्रेस उदारवादी दल, प्रमुख उपलब्धियां, नेता, आलोचना और महत्व को जरा हम लोग पढ़ रहे हैं। कांग्रेस का जब जन्म हुआ तो आप मुझे एक बताइए, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही क्या दौड़ने लग जाता है क्या? नहीं, पहले उसको घुटने के बल चलना पड़ता, पहले पेट के बल रेंगता है, फिर घुटने के बल आता है, फिर वो कोशिश करता है खड़ा होने की, उसके पश्चात वो धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना, फिर भागना सीखता है। यही उदारवाद का भी अभी अभी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ में आया कि देश स्तर पर हम एक संगठन बनाना चाहिए। देश के भी पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। पढ़े लिखे जब मैं कह रहा हूँ तो संभ्रांत पढ़े लिखे शहरी वर्ग है यहाँ पर तात्पर्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देश में उससे पहले अलग अलग छोटे छोटे दल बनते रहते हैं, लेकिन अब हुआ कि भाई अब संचार का डेवलपमेंट हो गया है, रेलवे का हो गया है, तो अब क्यों नहीं एक ही जगह पर एक संगठन बनाया जाए। उसी के पश्चात से 1885 ईस्वी के दिसंबर महीने में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय जागरूकता का प्रसार होता है, उदारवादियों ने देश में राजनीतिक चेतना जगाई। उदारवादियों की उपलब्धि क्या रही? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इन्होंने बताया कि शोषण क्या होता है, आर्थिक शोषण किस प्रकार से हो रहा है आपका, राजनीतिक शोषण किस प्रकार से आपका हो रहा है, ये सारी बातें हमें ये समझाते हैं, जागरूकता का प्रसार करते हैं कि उठो जागो, देखो आपका देश गुलाम है, हमें इसको आज़ाद करवाना है। लेकिन अगर जन्म लेते ही ये बोलते कि अंग्रेज़ों से हम घृणा करते हैं, इनको आज ही देश से निकाल दो, तो अंग्रेजी सरकार इस पर ही प्रतिबंध लगा के इसको बंद कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बहुत ही शानदार नीति अपनाई, वो है कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चलने की रणनीति शुरुआत में अपनाई गई। उदारवादी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से भारतीयों को उनके अधिकार और ब्रिटिश शोषण के बारे में जागरूक किया गया। हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था जिसमें लोग मौजूद होते थे, अलग अलग रीजन से एक जगह पर आते थे और चर्चा करते थे कि देश गुलाम है, हमें आगे क्या करना चाहिए। उदारवादियों ने भारतीयों को विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और उदारवादियों की इस मांग को अपनाया गया था। उसमें हम आलोचना के लिए क्या कहते हैं कि उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिए 1892 का एक्ट लाया गया था। अगर उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो उदारवादी अपने मांग को मनवाने में सफल हो गए थे, अंग्रेज उस अपनी मांग को मनवाने में सफल हो गए थे। आर्थिक शोषण की आलोचना की है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी का आप उदाहरण दे सकते हैं, और भी कई सारे हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी का इसमें सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है। प्रशासनिक सुधारों की मांग की। सिविल सेवा में भर्ती के लिए उन्होंने बोला कि पहले आयु बढ़ाइए, क्योंकि भारत में इतने कम आयु में बच्चे इस हद तक की क्वालिफिकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत में परीक्षा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसके तरह की मांगों को भी रखा इन्होंने। कांग्रेस की स्थापना और संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया उन्होंने, ये इनकी कुछ उपलब्धियां रही है। मुख्य नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम लिख सकते हैं। ये पहले भारतीय थे जो चुनाव लड़े थे ब्रिटेन में, लेकिन जीते थे दादा भाई नौरोजी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद चार्लू, रोमेश दत्त और मदन मोहन मालवीय, आरसी दत्त और मदन मोहन मालवीय जैसे जो नेता हैं, ये सारे के सारे उदारवाद में आते हैं। आलोचना किस प्रकार से की जाती? नरम नीति और याचना पर निर्भरता, अंग्रेजी सरकार के लिए लॉन्ग लिव क्वीन जैसे चीज़ें गाते थे वार्षिक अधिवेशन के जरिए, और देश के सामान्य जनता से दूरी थी। सामान्य जनता की मांगों को इन्होंने कभी नहीं उठाया। सिविल सर्विसेज के एग्जाम कौन देते थे उस समय, आप मुझे बताइए, कौन देते होंगे? आज भी देश की बहुत कम पॉपुलेशन सिविल सर्विसेज में जाती है, तो उस समय कौन देते होंगे? बिल्कुल संभ्रांत वर्ग। क्या उनका इशू था? क्या सामान्य लोगों का इशू था सिविल सर्विसेज का? नहीं था। सीमित भागीदारी थी, बहुत बड़े वर्ग तक इनका पहुंच नहीं था, केवल मध्यम वर्ग या अमीर वर्ग। अमीर वर्ग मुख्य रूप से शिक्षित अमीर वर्ग जो था उनके पास तक था ही। आम जनता, किसान, मजदूरी से जुड़े हुए थे। धीमी प्रगति, उन नीतियों के लिए कोई त्वरित परिणाम नहीं मिले। 20 वर्षों में केवल 1892 का अधिनियम ही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। ब्रिटिश शासन के प्रति नरम रवैया रहा है हमेशा।
स्वराज की मांग का अभाव रहा है, स्वराज की मांग का अभाव रहा है। हालांकि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन से स्वराज की मांग किया था, स्वराज की मांग किया था उन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम की नींव पहली बार इन्होंने ही रखा, महत्व अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली बार नींव इन्होंने ही रखा था। राजनीतिक शिक्षा जागरूकता का प्रचार प्रसार उदारवादियों के द्वारा ही किया गया था। संवैधानिक संघर्ष की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। आर्थिक मुद्दों की तरफ इन्होंने ही ध्यान खींचा था। लीडरशिप को इन्होंने जन्म दिया, आने वाली पीढ़ी को इन्होंने जन्म दिया कि आगे जो आंदोलन बढ़ाएंगे उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक बना करके कि देश का किस प्रकार से शोषण हो रहा है इस चीज़ को समझें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। उस लीडरशिप की पूरी पीढ़ी का निर्माण उदारवादियों के द्वारा किया गया। नेतृत्व का विकास, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति कि अहिंसक तरीके से भी आप इस देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं, इस नीति को उदारवादियों ने ही मजबूत किया था। आज हमने कौन कौन सा पढ़े? केवहार्ट पढ़े हैं, आज हमने चंपारण पढ़ा है, राष्ट्रवाद पढ़ा है, उदारवाद पढ़ा है, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। बिहार में केवहार्ट पढ़ा है, पूर्वी भारत में केवहार्ट भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो GS2 से संबंधित होगा। मैक्सिमम टॉपिक GS2 का ही अब हम लोग रखेंगे, क्योंकि GS1 के जो मुख्य टॉपिक हैं वो लगभग मैंने करवा दिए हैं 2 वीडियो में, यहीं से आपके मैक्सिमम सवाल आएंगे। एक वीडियो शायद GS1 का और मैं लूँ जिसमें सारे एक्ट मैं आपको करवा दूँ, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 सारे एक्ट मैं एक दिन किसी वीडियो में करवा दूँगा। फिलहाल ये आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो पढ़ने वाले लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।